हेलो दोस्तों, हम लोग अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज आगे जारी करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न का सही क्रम बनाइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो सही कूच इसका क्रम होगा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, सूरत की फूट 1907 है, बंगाल विभाजन 1905 है और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ACGB। सुमेलित कीजिए। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। तो बारदोली सत्याग्रह यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित था, तो एक आप और से मिलाएंगे। पहला ऑप्शन सही, इसमें टिक भी लगाए, पहला ऑप्शन सही। चंपारण बी का मिलाएंगे हम लोग गांधी जी से। सी कूका आंदोलन राम सिंह, डी लाल कुर्ती गफ्फार खान। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, सूरत ज़िले में, गुजरात में है। सूरत का ज़िला में बारदोली तालुका थी, बारदोली तालुका। गांधीवादी आंदोलन, और यहाँ गांधीवादी आंदोलन सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी, गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहीं पर जो है बारदोली के महिलाओं ने सरदार को उपाधि दी, वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा जो इसमें चंपारण सत्याग्रह, तो जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था 1917 में, चंपारण बिहार में, किसानों की दयनीय दशा के विरोध में उभरा था। ये किसान जो है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जो अंग्रेज थे, नील बागान मालिकों द्वारा अपने कृषि जन्य क्षेत्र में, यह था कि 3/20वें भाग पर आप नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया था उनको। 3/20वें भाग पर नील की खेती करना है। इसे वहाँ तिनकठिया पद्धति के नाम से जानते थे। उसके लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। तीसरा आंदोलन है कूका आंदोलन। ये पंजाब में हुआ था, पंजाब में, खास करके पश्चिमी पंजाब में 1860-70 के समय की बात है। यहाँ कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1840 में जब ये लगभग शुरू हुआ, पहले थोड़ा, तो ये भगत जवाहरमल द्वारा इसकी जो है नेतृत्व किया गया, पश्चिमी कूका आंदोलन, जिसे आमतौर पर भगत जवाहरमल को कहा जाता था, सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास था उसे दूर किया जाए और इस धर्म को शुद्ध किया जाए। फिर 1872 में एक नेता आए जिनका नाम था राम सिंह। 1872 में इनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई 1885 में। तीसरा आंदोलन है लाल कुर्ती आंदोलन। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ये स्वयं लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए ये लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह है? तो कोयना महाराष्ट्र में है जल विद्युत गृह, कोयना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है, तो यहाँ जो है कोयना जल विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में। चांबे जो है महाराष्ट्र में ही है, तापीय विद्युत केंद्र। चांबे महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केंद्र है। काठगुदम आंध्र प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है। जो ऑप्शन सी में लिखा काठगुदम, ये आंध्र प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है। चांबे ये भी ताप विद्युत केंद्र। जल विद्युत है कोयना, कहाँ? कोयना महाराष्ट्र में, कोयना महाराष्ट्र। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? मत्स्य, हैवी मशीन टूल, इस्पात, पेट्रोलियम पदार्थ। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है बंदरगाह। यहाँ से आयात किया जाता है पेट्रोलियम आयात किया जाता है, पेट्रोलियम। निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? सिवान, झरिया, कुद्रेमुख, सिंहभूमि। तो लौह इसके कुद्रेमुख
है क्षेत्र कुद्रेमुख है कर्नाटक में। कर्नाटक का जो 1/6 भाग लवयस्क, कर्नाटक जो है देश के जो है 1/6 भाग लवयस्क प्राप्त करता है। तो कर्नाटक में और भी हैं खदान, कोयला खनन क्षेत्र लवयस्क प्राप्त, जहाँ से लौह क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हो? कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी, काला केमानगुनी, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, इन सब जगहों से यहाँ लौह क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। जो झरिया है, झरिया से लौह क्षेत्र नहीं, झरिया झारखंड में है और यहाँ से लोहा नहीं कोयला की खाने कोयला प्राप्त किया जाता है और यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सिंहभूम जिला ये झारखंड का जिला है, यहाँ से लौह अयस्क उत्पादक जिला ये लौह अयस्क। सिंहभूम लौह अयस्क के लिए है, झरिया कोयला के लिए, झारखंड में ही है कोयला के लिए। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, अब इसमें 22 जून दिए तो वही सही माना जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम लोग रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। कथन तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा जो है पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर। कारण तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों बातें सही। जो तिथि निर्धारित रेखा है 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच 12 घंटे का अंतर है। ये दोनों बातें सही। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, एशिया सबसे बड़ा। एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। तो उच्च दाब क्षेत्र से जो भूमध्य सागर की ओर चलती हैं पवनें, वो व्यापारिक पवनें। ये जो है लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब का कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्षभर प्रवाहित होती रहती है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर का निर्माण देखो 1869 में हुआ था। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर की ओर, उत्तरी में भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर लाल सागर की ओर पोर्ट सुएज। उत्तरी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद और दक्षिणी लाल सागर की तरफ पोर्ट सुएज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में, भूमध्य सागर की तरफ उत्तरी भाग में लिटिल झील और दक्षिणी भाग में ग्रेट बियर झील, खारे पानी की झीलें हैं। उत्तरी भाग में लिटिल झील, दक्षिणी भाग में ग्रेट बियर झील। और मिस्र सरकार द्वारा इसका 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कथन है सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। कारण क्या है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर, दोनों बातें सही हैं। सुएज नहर बातें भी दोनों सही, ए और एस और आर दोनों सही है। आर इसकी सही व्याख्या है। सुएज नहर बनाने से जो है पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए जो है दोनों बातें सही। इसका 1869 में मिस्र में ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था निर्माण। 100 वर्षों तक यह नहर इन्हीं देशों के अधिकार में रही। वर्तमान में यह मिस्र के अधिकार में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का, देखो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो संसद ने शक्ति दी है कि अनुच्छेद
32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाएं, रिटें जारी निकालने का अधिकार शक्ति प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका पद ग्रहण करेगा, कार्यभार संभालेगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। वैसे राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए, और साथ में ये भी है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो है कि पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। बिना पढ़ा लिखा है तब भी राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट और राज्य और उप मंत्री। तो संविधान में जो है 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। पहला मंत्रिमंडलीय स्तरीय कैबिनेट, मंत्रिमंडलीय स्तर कैबिनेट, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा देखो एक स्थायी निकाय है, ये हमेशा अस्तित्व में रहती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर। लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा के पास होने के बाद इसे राज्यसभा के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में यदि राज्यसभा इसमें संशोधन करती है तो इसे मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। यदि बिना किसी संशोधन के राज्यसभा इसे भेज देती है, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोके रखती है, तो इसे पारित मान लिया जाता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो चुनाव चिन्ह देना चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव की वैधता निपटाना चुनाव आयोग का कार्य है, शांतिपूर्वक चुनाव ढंग से करवाना कार्य है। चुनाव अधिसूचना जारी करता है, चुनाव वो नहीं। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति लोकसभा के लिए तथा राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए जारी करता है। अधिसूचना लोकसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा के लिए राज्यपाल जारी करता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष।
5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 या के अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन को नियत तारीख से 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? कौन सा कर नहीं लगाती? मनोरंजन कर। यह मनोरंजन कर सरकार द्वारा लगाता है, राज्य सरकार द्वारा, और वसूला भी राज्य सरकार द्वारा जाता है। जबकि उपहार कर, व्यक्तिगत कर और निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंक का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। बाकी तीनों बातें सही हैं। रिजर्व बैंक का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1926 में गठित इस बैंक की स्थापना है तो 1926 में गठित की गई हिल्टन यंग आयोग ने भारत में प्रचलित मौद्रिक एवं साख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करके केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। इस बैंक के कार्य क्या क्या हैं? कार्य है कि करेंसी नोटों का निर्गमन, सभी प्रकार के नहीं, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का कार्य करना, बैंकों के बैंक का कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट निर्गमन नहीं करता, इसीलिए वहाँ लिखा है सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करना, तो वो गलत हो गया। 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता, इसका निर्गमन भारत सरकार करता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।